नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिखिलेश कुमार है। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं, नेक्सलिज्म आज का हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारे आंतरिक सुरक्षा जो सेगमेंट है, विषय है, उससे रिलेट करता है, जो पेपर 3 के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये सोशल जस्टिस के पेपर से भी लिंक करता है, जो पेपर 2 के अंतर्गत आता है ना। तो ये आज का टॉपिक क्यों है, इसको जानने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या हुआ। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि 29 माओवादियों को जो सैन्य बल ने है मार गिराया है। क्योंकि अभी चुनाव का दौर है, चुनाव के लिए जब लोग जा रहे थे तैयारी करते हुए, तो उस दरमियान इनका सूचना मिली थी कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके कि बड़ा हमला अंजाम देने के लिए, और उसको जवाबी कार्रवाई में करीब 29 माओवादी मारे गए हैं। और ये 2024 के पिछले 4 महीनों में 80 से अधिक लोग मारे गए हैं, 80 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा मारे गए हैं ये 4 महीनों में ही, सिर्फ 4 महीने, यानी कि सिर्फ अपने 2024 के साल में अभी तक। कांकेर एरिया है, कांकेर एक जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे। और ये दोस्तों, ये देखिए कि ये मनमोहन सिंह जी 2006 में जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, तो उन्होंने कहा था कि जो नक्सलवाद है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवाद। इनका कहना है, क्यों कहना है कि आप देखेंगे कि 2018 की ये डेटा है, तो उसमें क्या हुआ था कि टोटल सिक्योरिटी पर्सन्स है, जितने सुरक्षाकर्मी है, 55 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जबकि 98 सिविलियंस जो आम लोग हैं वो मारे गए थे। और टोटल जो माओवादी हैं 125 मारे गए। वैसे 19 में 22, 55 और टोटल माओवादी 79 मारे गए हैं। और इसके साथ साथ आप फरवरी तक का डेटा है, 2023 फरवरी तक का डेटा क्या कहता है कि टोटल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, यानी सुरक्षाकर्मी हैं, वो 7 और सिविलियंस 10 और 1 माओवादी मारे गए हैं। मतलब अभी लेटेस्ट डेटा यहाँ तक के उपलब्ध है। कहाँ पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डेटा है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री नित्यानंद राय जो है, उन्होंने कहा था, स्टेट मिनिस्टर है होम मिनिस्ट्री अफेयर्स के। तो ये इसका दिखाता है कि कितना बड़ी मामला है, कितना ये है। ये आप देखेंगे कांकेर एरिया क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का एरिया, छत्तीसगढ़ को बड़े जूम करके देखा जाए तो रायपुर इनका राजधानी हो गया। और ये कांकेर एरिया है, ठीक है। कांकेर एरिया क्या है, तो अब इसमें देखिए कि ये महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करता है, एमपी से करता है छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा से, झारखंड से, इधर आंध्र प्रदेश से, इधर तेलंगाना से, इतने राज्यों से जुड़ा हुआ है। और कांकेर एरिया काफ़ी जंगली एरिया है, घने जंगल है, बहुत सारा घने जंगल है, जिसके माध्यम से ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से, क्योंकि नक्सली अमूमन जंगल में ही रहते हैं। तो जंगल के कारण उसका लाभ उठा के ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा पाते हैं सुरक्षाकर्मियों को और आम लोगों को भी। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो कांकेर एरिया यहाँ पर डिपेंड करता, मतलब यहाँ पर स्थित है कांकेर जिला। ये सब नक्सल प्रभावित एरिया बहुत ज़्यादा है, दंतेवाड़ा, बक्सर, बस्तर, ये सब एरिया है। अब दोस्तों देखते हैं कि नक्सलवाद का जो है जन्म कैसे होता है, नक्सलवाद कैसे जन्म लेता है भारत में। तो ये नक्सलवाड़ी क्षेत्र है। एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र कहाँ है, तो दार्जिलिंग एरिया, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र था। वहाँ पर शुरुआत होता है इसका 1967 से। 1967 में कैसे होता है कि वहाँ के जो किसान हैं, किसानों का जमींदारों द्वारा लंबे समय से शोषण होता आ रहा था। और ये काला सच है कि लंबे समय से, आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी किसानों का शोषण जमींदारों और जो प्रभावशाली वर्ग है करते आ रहा था, चाहे वो उधार के माध्यम से हो, चाहे कृषि के माध्यम से हो। क्योंकि किसानों के पास भूमि का वो मात्रा नहीं होती थी कि जिससे उनका आजीविका चल सके। तो ये लोग डिपेंडेंट रहते थे बंधुआ मजदूरी करने के लिए, या फिर बेगारी करने के लिए, या फिर उनके यहाँ बटाईदार के रूप में काम करने के लिए। और इन्हीं तरकीबों को इस्तेमाल करके ये जो प्रभावशाली वर्ग हैं, यानी कि जो जमींदार वर्ग है, इनका शोषण करता था। और ये लगातार रोष बना रहता था। तो उस समय क्या हुआ था कि 1967 में इसी रोष से त्रस्त आकर क्या करते हैं कि विरोध शुरू कर देते हैं। विरोध में जैसे कि यह देखिए कि काम करवा रहे हैं और यहाँ पर ये प्रभावशाली वर्ग कैसे इनको रेगुलेट कर रहे हैं। तो लगातार ये चीज़ें चली आ रही थी, गरीबी थी, और फिर भी उसके बाद से
उनके संसाधनों का उनसे छीना जा रहा था संसाधनों को, तो ये विरोध स्वरूप माओवाद का जन्म होता है और विरोध करते हैं। विरोध में करने वाले 3 मुख्य नेता हैं, तो कौन कौन है? तो कानू सन्याल जी हैं, चारू मजूमदार हैं और ये जगन संथाल हैं। ये 3 लोग थे जो मुख्य नेता थे नक्सलबारी क्षेत्र में नक्सलवाद को आगे ले जाने के लिए, विरोध करने के लिए। ये पहले 3 नेता थे। अब तो नक्सलवाद है क्या, इसको देखते हैं। तो नक्सलवाद जिसका माओ के विचारों से प्रेरित है। माओ कौन है? तो ये माओ है, ये चीनी नेता है, माओ त्से तुंग। तो इसका विचार था कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, इसका एक कोटेशन था हालांकि, कि जो आज़ादी है, स्वतंत्रता जो है, वो बंदूक की नली से बहती है। यानी कि हिंसा के माध्यम से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, अपने अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, हिंसा के आधार पर। तो ये क्या, इसका स्ट्रेटजी क्या है कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह को अपनाते हैं, फिर जन लामबंदी करते हैं, यानी कि लोगों को एकजुट करता है और रणनीतिक गठबंधन बनाता है, तरह तरह का रणनीतिक गठबंधन बना के अपने जो मंसूबे हैं उसको कामयाब करने की कोशिश करता है। और मंसूबे क्या हैं? तो मंसूबे हैं राज्य की सत्ता पर कब्जा करना, यानी कि खुद को स्टेट का प्रमुख एस्टेब्लिश करना और अपने नियम कानून कायदे चलाना। इस प्रक्रिया, जो प्रक्रिया अपना के ये राज्य की सत्ता पर कब्जा करेगा, उसको बोलता है प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को, और ये अपने आप को, अपने जो लोग हैं, जो नक्सलवाद को, जो माओवाद को मानने वाले लोग हैं, वो पुलिसिया लाइन को बिहेव करते हैं, सैन्य लाइन को बिहेव करते हैं, यानी कि अपने आप को एज अ सेना प्रिटेंड करते हैं। तो जैसे ना कॉमरेड वाला शब्द जो हो गया कि कॉमरेड कहते हैं, अपने आप को कैप्टन कहते हैं, एरिया कमांडर कहते हैं। ये सब कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने आप को ये लोग मान के चलते हैं, जितने भी संगठन के सदस्य हैं, ये अपने आप को मान के चलते हैं कि ये किसी सेना से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि सैन्य लाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये माओवाद का शॉर्ट में ये विचार रहा। और माओवाद को फॉलो करने वाले ये आरंभिक नेता, मतलब मेनली ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले आरंभिक नेता थे कानू सन्याल, चारू मजूमदार और जगन संथाल। नक्सलवाद का मेनली उद्देश्य क्या होता है? तो नक्सलवाद का उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता पर अधिकार करना, यानी कि जिस भी जगह पर है तो उसकी सत्ता पर, यानी कि अधिकार करके अपने जो मंसूबे हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करना। किसी भी तरह की हो सकती हैं ये चीजें। सरकार को उखाड़ फेंकना, जो चुनी हुई सरकार है या फिर एक विधि द्वारा स्थापित सरकार है, उसको हटा देना और अपने आप को स्थापित करना। और ऐसे ऐसे तरकीब अपनाना जिसके माध्यम से सरकार, जो चुनी हुई सरकार है या फिर जो स्थापित सरकार है, किसी नियम के माध्यम से वो कार्य करने में अक्षम हो जाए, यानी कि असंभव बना देना, कार्य करने के शासन को असंभव बना देना। आप देखते हैं तरह तरह के, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, सरकार कोई भी अच्छा कोई पहल लेके आती है, तो पता चलता है कि माओवादी यहाँ पर हमला हो गया तो बंदी बुला लिए, तो उस काम में तरह तरह के अडंगे डालते हैं जिसके माध्यम से वो काम सही ढंग से सफल ना हो पाए। और ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं, पूर्ण कब्जा, पूरा स्वायत्ता अधिकार अपने आप में लेने की बात करते हैं। जैसे सरकार स्थापित हुई, किसी भी देश में सरकार स्थापित होती है तो तमाम भूमि के क्षेत्र एक नियम कानून और से चलते हैं। तो भारत में भी जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट चला 1980 का, उसमें क्या किया गया कि जो वहाँ के आदिवासी समुदाय थे उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि वो जल जंगल जमीन पर ही सीमित थे, जंगल पे मतलब निर्भर हुआ करते थे, है ना। और इसके माध्यम से क्या होता था, जंगल का काफी दोहन होता था, तरह तरह के मतलब अपने फायदे के लिए जंगल का भी इस्तेमाल होता था, जिसको सरकार चाहते थे कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसके माध्यम से इसका सही उपयोग किया जाए। तो इन्होंने माना, जो आदिवासी समुदाय थे जो जल जंगल जमीन पर निर्भर करते थे, इन्होंने माना कि इनके अधिकारों को सरकार सीमित करने का प्रयास कर रही है और इन्होंने विरोध किया उसका। और विरोध के माध्यम से ही ये धीरे धीरे रोज नक्सलवाद का रूप धारण कर लिया। ये रेड कॉरिडोर का एक एरिया होता है। रेड कॉरिडोर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो भारत में क्या है कि आप देख पाएंगे कि ये जो जो मध्य और पूरब का जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का, अगर भारत का मैप की बात कर लें तो ये भारत का मैप, अब ये पूरब का क्षेत्र, उत्तर से पूरब का क्षेत्र है, ये दक्षिण पूरब का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण का क्षेत्र हो गया।
ये लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनको रेड कॉरिडोर के नाम से दिया जाता था, यानी कि आप देखेंगे कि जो नक्सलवादी हैं या माओवादी हैं, इनके झंडे में झंडा का रंग लाल होता है, तो ये उनसे रिलेट करता है। ये रेड कॉरिडोर का नाम दे दिया गया क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव इन क्षेत्रों में ज़्यादा था। यहाँ कहाँ से लेके, तो बंगाल से लेके लगातार तमिलनाडु के क्षेत्र तक इनका प्रभाव था। ठीक है, तो ये रेड कॉरिडोर के नॉर्मली नाम से मुख्यतः जाना जाता था। इसके होने के पीछे भी कारण ये था कि इन क्षेत्रों में आज भी, तब के समय में तो सोचिए कि और भी बुरी स्थिति थी, आज भी बिहार में, बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये आंध्र प्रदेश, ये सब कितने गरीब क्षेत्र हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, जंगल का एरिया था, यहाँ आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा थे, आदिवासी लोगों की जनसंख्या अधिक थी, तो जिसके माध्यम से ये फैला और इतने जिलों तक, इतने राज्यों तक ये बढ़ सका। आप देखते हैं कि नक्सलवाद कैसे उद्भव हुआ, इसके चरण क्या क्या रहे, कैसे शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले तो होता क्या है कि 1925 में सीपीआई का जन्म होता है, सीपीआई पार्टी का, ठीक है ना। तो ये चल रहा, आज़ादी से पहले की बात है 1925 में। अब क्या होता है कि ये चलते चलते समय आता है कितना, 1962 का। 1962 में आपको पता है कि इंडिया चाइना वार होता है। इंडिया चाइना वार से क्या होता है कि इनमें इंडो चाइना वार हो गया, तो इनके विचारों में मतभेद शुरू होता है, ठीक है ना, और पार्टी टूट जाती है। ठीक, पार्टी टूट के क्या होती है कि 1969 में, ये तो नक्सलवाड़ी के मैंने बता दिया था कि ये 1961 में नक्सलवाड़ी क्षेत्र में किसान विद्रोह होता है, ये तो हो गया। ये नॉर्मली सीपीआई चली आ रही थी क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा थे उस समय चीन में काफ़ी फैली हुई थी, सक्सेस भी कर रही थी, दिखाई दे रहा था। तो बहुत लोग भारत में ऐसे भी थे जो इन्फ्लुएंस थे इस चीज़ से। लेकिन 1962 के वॉर के बाद से, इंडिया चाइना वॉर के बाद से, इनमें विचारों में मतभेद होता है। अब मतभेद का परिणाम क्या होता है कि 1969 में सीपीआई जो एम है वो टूट जाती है और जो चारू मजूमदार जी हैं, जिनका तस्वीर यहाँ पर था, ये चारू मजूमदार जी हैं, ये बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और लेनिनवाद। ठीक है, तो मार्क्सवाद क्या कहता था, लेनिनवाद, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये एम है यानी कि मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी दोनों हैं। तो मार्क्सवाद कहता था कि किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में शासन सत्ता का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, लेकिन लेनिनवाद कहता है कि वहीं पर कि साम्यवाद तो स्थापित हो, समाजवाद तो स्थापित हो, लेकिन एक आदमी नेतृत्वकर्ता के भूमिका में आना होगा आगे, तभी सक्सेस होगा। तो ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी पार्टी का गठन करते हैं 1969 में चारू मजूमदार जी। और जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के अखिल भारतीय समन्वय समिति का भी गठन किया जाता है। जितने भी भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, उनके समन्वय के लिए, एक साथ एकजुट होने के लिए, बैलेंसिंग अप्रोच के लिए क्या करते हैं कि अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन होता है इसी साल में, 1969 में ही। फिर उसके बाद से चरण आता है, ये 1962 चरण 1 1967 से 75 तक चलता है ये चरण, और उसके बाद से चरण 2 आता है 75 से 2004 तक। ठीक है, अब ये क्या करता है कि लगातार युद्धों की बात करते हैं कि ये थोड़े दिन में अधिकार मिलने वाले नहीं है, आपको सतत रूप से युद्ध में अनवरत जारी रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा, है ना, इनका ये मानना था। 1980 में क्या होता है कि सीपीआई एमएल पीपुल्स वार ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और उसी समय क्या होता है कि बिहार में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया अपने चरम पर ताकत बढ़ाने लगती है और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती है उस क्षेत्र में। इसका प्रभाव आपको तीसरे चरण में देखने को मिलेगा। तो तीसरा चरण 2004 के बाद अभी भी लगातार जारी है। तो जो पीपुल्स वार ग्रुप है, ठीक है, वो कम्युनिस्ट सेंटर, जो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर बिहार में थी, है ना, उसके साथ 2008 में सीपीआई माओवादी बना लेती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में माकपा, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता है, अब जो अभी जितने भी चले आ रहे हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली नक्सलाइट तो जोड़ लेते हैं नक्सलवाड़ी क्षेत्र से, लेकिन वो विचारधारा किसकी है, तो माओवाद की है। तो माओवाद क्या था, माओ से तुंग की विचारधारा थी। तो माओवादी कहने का सेंस है कि जो माओ के विचारों को मानते थे वो माओवादी कहलाते हैं। तो माकपा के गठन के बाद भारत सरकार क्या करता है कि इनको आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा मान के चलता है। और देखिए, आंतरिक सुरक्षा में जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में भी जितने भी हमले होते हैं उसका मैक्सिमम हमला थ्रेट और नुकसान माओवादी और नक्सलवादी पहुंचाते हैं।
तो ये मेनली हो गया आपके 3 चरण में, मतलब विकास यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज स्थिति ये है। और इसके इसके उदय के उत्तरदायी कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके माध्यम से नक्सलवाद का जन्म होता है या फिर माओवाद के लिए मजबूर होते हैं कुछ लोग, या फिर स्वेच्छा से अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो भूमि संबंधित कारक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा नक्सलवाड़ी क्षेत्र में, नक्सलवाड़ी में क्या देखा कि भूमि संसाधनों से संबंधित शोषण से ही ये पहले प्रेरित होते हैं। किसके लिए? तो माओवाद को अपनाने के लिए, है ना। उसके साथ साथ क्या है, जोत इनके पास नहीं है, यानी कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, तो मजबूर होते हैं ये जमींदारों के यहां खेती करने के लिए। क्योंकि कृषि से जुड़े हुए हैं तो आय सीमित है या कम है, आय बहुत कम है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी जो उपज है वो काफी कम है, जो इनका पेट भरने में भी, एक तो होता है जीवन निर्वाह, यानी कि खा पी के अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन पेट भरने में भी, भरने में भी पर्याप्त, पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो इसके माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से एक जो रोष पैदा होता है, आक्रोश पैदा होता है, ये इनको प्रेरित करता है किस चीज के लिए? तो माओवाद को या नक्सलवाद को अपनाने के लिए। तो भूमि संबंधित कारण हो गया नॉर्मली। और ये देखिए किस प्रकार से जो प्रभावशाली वर्ग है तरह तरह के हथकंडों के माध्यम से, जैसे जिसके पास अगर थोड़ा सा जमीन है तो वो क्या करता है कि किसी फसल को उगाने के लिए ही जमींदार से, साहूकार से जाके कर्ज ले लेता है। अब कर्ज ले लिया तो वो कर्ज को भर ही नहीं पाता है। मान लीजिए अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, बारिश ज़्यादा हो गई या कम हो गई, है ना, तो उसका फसल हुआ नहीं, तो वो जो उधार लिया है साहूकार से, जमींदार से, उसको चुकता नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ कि साठ गांठ करके ये प्रभावशाली लोग नियम कानून लगा के, छल करके, ये जो गरीब है, आम जनता है, जो आदिवासी जनता है, गरीब जनता है, उसका जमीन छीन लेती है। और उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है तो क्या करे? तो लास्टली करता क्या है कि शस्त्र के माध्यम से माओ के विचार उसको पसंद आते हैं। पसंद कैसे आते हैं कि लगता है कि हमारे विषय में बात हो रही है, क्योंकि हमारी कोई तो बात तो सुनता नहीं है, तो ये उसके तरफ से मुखर हो जाता है, उसकी तरफ चलने लगता है। देखिए किस प्रकार से 2 बच्चियां हैं, जंगल जमीन हमारा है, इसका नारा कर रही हैं। ये मेनली इनकी पूरी क्या बोल सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है जनजातियों की जल जंगल जमीन तक सीमित है ना। तो उसको काफ़ी आदर्श मान के चलते हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कई बार मिसगाइड करके लोग बताते हैं कि आपके जल जंगल जमीनों को सरकार द्वारा और प्रभावशाली लोगों द्वारा दोहन किया जा रहा है, आपके अधिकारों का दोहन किया जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसका विरोध करते हैं और अंतिम विकल्प के तौर पर अपना लेते हैं माओवाद को, या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी। ये देखिए किस पर से इंक्रोचमेंट हो रहा है, कैसे अतिक्रमण हो रहा है जंगल क्षेत्र का, बस्तियों का। ये इस तस्वीरों के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक कारण में क्या होता है कि पहले तो ये है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है, भागीदारी बहुत कम है। अगर भागीदारी नहीं होगी तो उनके हितों के विषय में बात कैसे करेंगे, है ना, बात कैसे करेंगे, उनके मुद्दों को कैसे एड्रेस कर पाएगा कोई? जो जनजाति हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके मुद्दों को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि आप राजनीतिक भागीदारी हो, आपकी बात वहां तक पहुंचे जहां से उसका निदान निकल सकता है ना। और शासन सत्ता क्या करता है कि शासन सत्ता भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और उदासीन रहता है ना, उदासीन रहता है। जिसके कारण से क्या होता है कि इनमें रोष बढ़ते रहता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी को देखिए, जो काशीराम जी थे, जो पिछड़े दलित और आदिवासियों के बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने कहा था कि जिस समुदाय का राजनीतिक व्यवस्था में, जिस समुदाय का राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है, वह समुदाय मर चुका है।
यानी कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होगा तभी अपने लोगों के, अपने समुदाय के लिए आवाज उठा पाएंगे, अपने समुदाय के विषय में बात कर पाएंगे। आर्थिक कारण में देखिए कि जैसे कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं तो 80% करीब जो आदिवासी समुदाय है, मेजोरिटी ट्राइबल, अबाउट 80% वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि में करीब 80% जो ट्राइब हैं या आदिवासी हैं वो जुड़े हुए हैं। कृषि का भी स्तर ये है कि वो जीवन निर्वाह है या फिर पेट भी नहीं भर पाता है। या फिर उससे भी कम है। तो लास्ट में कोई विकल्प बचता नहीं है इनके पास, रोजगार के साधन नहीं है। साधन या कम है या फिर नहीं है, है ना। ऊपर से किसी तरह के जैसे साधन हो गया, संसाधन हो गया, जंगल में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उसका पर्याप्त हिस्सा या भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। सरकारें कह लीजिए या फिर जो कंपनियां कह लीजिए या लोग कह लीजिए, वो पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल पाता है। है ना। तो ये हमेशा से गरीब रहते हैं। गरीबी है, जब भूख लगी हो, पेट खाली हो, तो कोई भी विचार जो आपको उस कार्य के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे आपका पेट भर सकता है, जिससे आपका परिवार का पेट भर सकता है, आपका जीवन बच सकता है, तो आदमी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे अगर खाली पेट व्यक्ति को अगर किसी विचार से बताया जाए कि अगर तुम इस विचार को फॉलो करते हो तो तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारे अधिकार मिल सकते हैं, और जो तुम मर मर के रोज जी रहे हो इससे मुक्ति मिल सकती है, तो आदमी जल्दी उससे प्रभावित होता है और उस धारा में बह जाता है। और पर्यावरण क्षरण में क्या है कि लगातार आप देखेंगे कि जो संसाधन है, चाहे वो 3Js हो गया, यानी कि जल जंगल जमीन वाला बात हो गया, ये हो गया, तो इसका दोहन किया जाता है सरकार द्वारा कह लीजिए या फिर जो प्रभावशाली कंपनियां हैं उनके द्वारा। उसका एक एग्जांपल है जो अभी छत्तीसगढ़ में ही हसदेव जो जंगल है ना, हसदेव जंगल, उसमें अडानी का एक कंपनी लग रहा, मतलब माइनिंग कंपनी अडानी का। तो वहां के जो हसदेव के वासी हैं वो इसका काफी विरोध कर रहे हैं। हसदेव वासी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो जंगल है हमारा, जो जिससे वो रिलेट करते हैं, जंगल है वो समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनिंग कंपनी लगेगी तो बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई होगी। तो इसके कारण से चिंतित है, परेशान है, कोई सुन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मजबूर हो जाते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठाया जाए। तो संसाधनों का दोहन हो रहा है। और ये जो मैंने बोला कि वन संरक्षण कानून है, वन संरक्षण अधिनियम हम लोग का है भारत सरकार का 1980 और फिर 2006 का। इसके माध्यम से क्या है कि तरह तरह के नियम कानून ला दिए गए, क्योंकि शुरू से ही जो आदिवासी समुदाय है जंगल पर निर्भर था, जंगल के संसाधनों के माध्यम से अपना जीवन यापन करता था। लगभग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर एक कार्य में जंगल और वहाँ के जल और वहाँ के मतलब सारे संसाधनों पर उपयोग करता था टोटल। और वो क्या हुआ कि ये कानूनों के माध्यम से ये इनका अधिकार सीमित हुआ। ठीक है, सीमित हुआ, इसके कारण से ये परेशान हो गए और इसके कारण से विरोध करने लगे। उनको लगा कि सरकार हमारे पक्ष में तो काम करती नहीं है, तो ये सरकार किस काम की। अगर सरकार बात नहीं सुनती है, हमारे अधिकारों को सीमित करती है अधिकार देने के बजाय, तो ये लोग विरोध करना शुरू किए और विरोध का एक साधन के तौर पर माओवाद के विचारों को या माओवाद को अपनाया। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य समस्या क्या है वहां की, सबसे बड़ी जो बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये सारी समस्याएं तो बड़ी हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, अब देखिए मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, आवश्यकताओं बोल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है वहां पे। जैसे क्या है कि सड़क नहीं है, ठीक, बिजली नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है,
आवास की उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और क्या है उसके बाद साथ साथ देखिए जो वर्तमान समय में अभी क्या है, हम लोग का आधारभूत सुविधाओं में एक समय तक इतना ही चला आ रहा था, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद से क्या है, सड़क बिजली पानी आ गए। और अभी के समय में तकनीक से आप पीछे हैं, मोबाइल से पीछे हैं, लैपटॉप से पीछे हैं, इंटरनेट से पीछे हैं, तो आप सबसे पीछे हैं, क्योंकि सारी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो तकनीक सीखना होगा, तकनीक अपनाना होगा। तो यहाँ तकनीक तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये इतनी स्वच्छता का अभाव है, है ना। और भी बहुत सारे चीज पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ तो सिस्टम हो ही गया, है ना। रोजगार का यहाँ पर कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो आजीविका नहीं है, आजीविका नहीं है तो भोजन नहीं है ना। तो ये भोजन तो मेनली चाहिए ही किसी को भी। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए कि जो कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां पर। तो मजबूरी में क्या होता है कि हमें कैसे भी चाहिए, अगर अपना पेट तो पालना है, तो फिर आदमी मजबूरन उस रास्ते पर जाता है। आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, कैसे लोग कार्य कर रहे हैं। ये वहाँ पर किसी तरह का इंफ्रा डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी चीज़ का स्कूल की सुविधाएं नहीं है, आंगनबाड़ी की सुविधाएं नहीं है उस कदर। और है भी तो इस कदर स्थिति में है कि जहाँ पर खुद शिक्षक नहीं जाना चाहता पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षक का भी मानना होता है कि अगर मैं जंगल में जाऊँ तो मेरे बाल बच्चों, मेरे परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा अगर जंगल में मैं पढ़ाता हूँ तो, या पढ़ाती हूँ तो सुविधाओं का इतना अभाव है कि टीचर भी नहीं जाना चाहता, और बच्चे तो जाहिर सी बात है क्यों उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते। जो पढ़ना भी चाहे वो सुविधाओं के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। सामाजिक कारण में क्या है, सामाजिक कारण क्या हो सकता है कि जो आदिवासी समुदाय है उनको आज भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और मुख्य धारा में जो मुख्य धारा का तथाकथित मुख्य धारा के लोग हैं, वो चाहे भी मुख्य धारा में आना तो मनाही कर देते हैं, रोक देते हैं। उनको तरह तरह के और रोड़े डाल के उनके राह में क्यों ना पढ़ सके, ना रोजगार कर सके, वो नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये मेनली है हो गया कि ये सामाजिक कारण में छुआछूत और मुख्य धारा से रिलेट नहीं कर पाते हैं। उनके साथ ऐसे दोयम दर्जे का व्यवहार होता है जैसे कि वो मानो हैं ही नहीं, जंगल में ही उनको ऐसे करते हैं कि मुख्य धारा में ना आए, जंगल में ही सीमित रहे, जंगल तक ही सीमित रहे। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे कि देखिए कि ये तस्वीर क्या व्याख्या कर रही है कि यहाँ पर प्रभुत्वशाली वर्ग है और ये जो एरिया है यहाँ पर निम्न तथाकथित निम्न जाति का या दलित समुदाय का व्यक्ति का घर है, रहता है। तो ये जो प्रभुत्वशाली लोग हैं इन्होंने क्या किया कि यहाँ दीवार खड़ी करके, कंक्रीट की दीवार खड़ी करके पार्टीशन कर दिया है कि इसका किसी तरह का भी उधर हस्तक्षेप ना हो पाए और इनफैक्ट दिख भी ना पाए। इतनी नफरत, इतनी दिक्कत। ये तो एकदम सामान्य सी घटनाएं देख पाएंगे गांव समाज के क्षेत्रों में कि बर्तन नहीं छूने दिया जाता है। पानी पीते समय कि दूर से पानी पियो, तुम हमारे बर्तन नहीं छू सकते। साथ ही जो प्रभावशाली लोग हैं उनके कुएं, जो चापाकल है, नलकूप है, उनसे पानी नहीं भर सकते हैं, बल्कि सुदूरवर्ती एक कहीं कुआं होता है या जल स्रोत होता है जिसके माध्यम से ये पानी भरते हैं, सारे समुदाय रहते हैं। अभी हाल ही की घटना आप देखेंगे कि एमपी में एक दलित समुदाय का व्यक्ति था जिसके शरीर पर, चेहरे पर एक क्या ही कहा जाए, दुष्ट व्यक्ति जो तथाकथित सवर्ण वर्ग से आता है, तथाकथित प्रभावशाली वर्ग से आता है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, उसने पेशाब कर दिया। तो कितनी क्रूर मानसिकता है, कितनी घटिया मानसिकता है, उससे अंदाजा लग सकता है। ये छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलवादी घटनाएं अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं हम लोग को। पहले तो बिहार झारखंड भी काफ़ी फेमस था इस चीज़ के लिए, लेकिन लगातार वहाँ पर ऐसी घटनाओं का सुना जाना, देखा जाना कम होता जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है आए दिनों ऐसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ों में जो
प्रभाव, जो उत्कर्ष के जितने भी कारण थे ना, छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग सारे मिलते हैं। जैसे कि गरीबी, आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय से जुड़े तमाम वो पहलू शामिल हो जाते हैं, जैसे छुआछूत, है ना, और जल जंगल जमीन बोला 3JS, यानी कि जंगल पर निर्भरता, ये जंगल, यहाँ घने जंगल काफी हैं, उसमें घने जंगलों में क्या है, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि ये रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई वैकल्पिक समाधान नहीं नजर आता है उन्हें। समाधान नहीं है, उससे क्या हो जाता है कि शून्यता की स्थिति आ गई है, और जो जिस विचार से प्रभावित कर दे, जिस भी विचार से जो जिससे वो लोग रिलेट कर पाते हैं, वो उसके इन्फ्लुएंस और प्रभाव में आ जाते हैं। और चूंकि वो गढ़ हो चुका है, वहां पर माओवाद का, उग्रवाद का गढ़ हो चुका है, तो माओवादी उग्रवादी आसानी से इनको प्रभावित कर देते हैं और हथियार उठाने के लिए बोलते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ये कारण है नॉर्मली, कि इतने सारे कारण है, अभी बहुत सारे कारण अगर जुड़ा जाए तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे, लेकिन ये मुख्य तौर पर इतने कारण हैं जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में आज भी इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि वर्तमान समय में गरीबी कितनी ज़्यादा है ये तो आपको पता ही है। और इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहल किया गया है, तो एक है समाधान पहल है सरकार द्वारा। समाधान पहल के 8 पिलर हैं, 8 स्तंभ हैं, जिसके माध्यम से ये कंट्रोल करने का प्रयास करता है किसको, माओवादी विचारधारा को, उग्रवाद को। तो समाधान का लेटर क्या कहता है, एस से क्या कहता है, स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए जो सेना है जो काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डैशबोर्ड बेस्ड KPLS होना चाहिए, यानी कि डैशबोर्ड के बेस ऐसी जानकारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसे डायग्राम, ऐसे जानकारियां, सूचनाओं का प्रसार होना चाहिए जिसके माध्यम से किसी भी योजना को, किसी भी कार्रवाई को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है। हार्डनेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग होना चाहिए, एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, जितने भी खतरे हैं उसके लिए एक्शन प्लान होना चाहिए, नो एक्सेस टू फाइनेंस, कोई भी वित्त पोषण, जैसे कि जो भी अगर उग्रवादी हैं उनको धन कहा जाता है कि बाहरी देशों से भी आता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा, खासतौर पे चीन का नाम लिया जाता है, वहाँ से भी फंडिंग की जाती है, तो उसको मॉनिटर करके उनको फाइनेंस से, यानी कि पैसे से दूर रखा जाए, जिसके माध्यम से वो ना हथियार खरीद सके, ना ही अपने लोगों को का पेट भर सके, जिसके माध्यम से धीरे धीरे कमजोर होकर गिर जाएगा। तो ये मुख्य तौर पे 8 पिलर से समाधान, जिसके माध्यम से सरकार चाहती है और प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद कम हो जाए। नीतिगत उपाय में क्या क्या किया गया है, तो नीतिगत उपाय में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 लेके आया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं, ठीक ना, रणनीति के स्तर पे ऐसे कार्य किए जाएं जो कि नक्सलवाद को नियंत्रित करे, ठीक है ना, कंट्रोल करे। तो उसके लिए ये लेके आया गया कार्य योजना, राष्ट्रीय नीति कार्य योजना 2015 में लेके आया गया था। ये जैसे कि सड़क संपर्क योजना, जैसे कहा गया कि अगर सड़क किसी गांव में जाती है, किसी जगह में जाती है जहां सड़क कभी थी ही नहीं, तो सड़क के पीछे पीछे विकास भी जाता है साथ में। यानी कि अगर सड़क जाएगी तो अपॉर्चुनिटीज जाएंगे, संभावनाएं जाएंगी, विकास होगा, है ना। विकास से
क्या होता है कि रोजगार जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी जो किसी भी जीवन स्तर को, किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने में सहायक होती हैं। तो सड़क संपर्क योजना के माध्यम से सड़क पहुंचाने का, जहां जहां सड़क नहीं है या सड़क है भी लेकिन कच्ची है, उनको पक्की सड़क उपलब्ध कराने का किया गया है। मोबाइल टावर, जैसा कि मैंने बताया कि तकनीक से अगर पीछे हैं तो हर चीज़ से पीछे हैं, तो मोबाइल टावर के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार होगा। उसके साथ साथ जैसे कि आप मोबाइल पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से इंटरनेट सुनिश्चित होगा। इंटरनेट के सुनिश्चित होने का मतलब पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाती है। तो मोबाइल टावर योजना कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मोबाइल टावर नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो सकता है, वहां पर मोबाइल टावर लगाया जाए और सूचनाओं को सुनिश्चित किया जाए, इंटरनेट को सुनिश्चित किया जाए। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन क्या क्या 2010-11-12 में, करीब से 2011-12 में करीब जो नक्सल प्रभावित 34 जिले हैं, ठीक है, 34 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में ये स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसको चाहिए क्या कि मास लेवल पर जितने भी जिले हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जहां पर रोजगार का साधन कम है, तो स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे युवा स्किल्ड हो, कौशल विकास हो उनका, और रोजगार में शामिल हो और अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से, तो आकांक्षी जिला में क्या करते हैं कि उनके जो आधारभूत, किसी भी क्षेत्र के आधारभूत जरूरतें होती हैं, जैसे कि सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वो सारे सुनिश्चित करने का काम करता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये आत्मसमर्पण नीति अपनाई जा रही है सरकार द्वारा। इसका आप तस्वीर देख पाएंगे कि 5 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। तो आत्मसमर्पण नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि थ्रेट खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए नक्सलियों में। कई बार क्या होता है कि किसी नक्सली के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई आदमी मिसगाइड हो जाता है, या कोई औरत है जो मिसगाइड हो जाती है और नक्सलवाद का राह अपना लेती है, हथियार उठा लेती है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैं गलत राह पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो मुझे वापस अपने फिर से आम जीवन में जाना है। लेकिन उसी के साथ उसके दिमाग में एक भय रहता है, डर रहता है। कि डर क्या रहता है कि अगर मैं इसको छोड़ के जाती हूँ, नक्सलवाद को, नक्सल जो पेशा है जो मैंने अपना लिया है, जो राह अपना लिया है, उसको छोड़ के जाती हूँ, तो सरकार मुझे पनिश करेगी, सजा देगी, जेल हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। इस चक्कर में आ नहीं पाते हैं। लेकिन तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से, जैसे उसके अगर उसका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, अगर उसको किसी तरह का जैसे सरकारी प्रलोभन दिया जाए, चाहे प्रलोभन में वो पैसा हो सकता है, रोजगार हो सकता है ना, या उसके बच्चों का रोजगार हो सकता है, तो मेरा मानना है, और सरकार ऐसा कर भी रही है, कि बहुत सारे नक्सली हैं जो ये राह छोड़ना चाहते हैं और वापस अपने आम जीवन में आकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये आत्मसमर्पण नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, ये तस्वीर है। एक पीएम जनमान योजना है। पीएम जनमान योजना क्या है, स्पेशली क्या है कि ट्राइबल्स एरिया के लिए है। तो उसमें ये पॉइंट्स है, सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट। मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या होता है कि एक गाड़ी रहेगी, वैन, उसी में ये होगा सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, छोटे मोटे जो दिनचर्या वाले जांच होते हैं या फिर उपचार के चीज़ें होती हैं वो होती हैं। क्योंकि वहाँ पर जंगल एरिया में या फिर आदिवासी समुदाय, पिछड़े एरिया में स्वास्थ्य की छोटी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये मोबाइल यूनिट की एक स्ट्रक्चर ना हो के एक मोबाइल हो कि दिन भर जैसे घूम सके, जा सके, आ सके और गाड़ी में ही उपचार संभव हो सके। सबका पोषण हो, पोषण की समस्या बहुत है। उन्नत आजीविका हो, आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो। और ये दूर दराज तक मोबाइल नेटवर्क अगर जुड़ जाते हैं तो आप दुनिया से जुड़ जाते हैं। तो ये पीएम जनमान योजना है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका टैगलाइन क्या है, एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर ट्राइबल्स को एम्पावर कर दिया जाए, आदिवासी को अगर एम्पावर, सशक्तिकरण कर दिया जाए, आदिवासी सशक्तिकरण हो जाएगा तो भारत का बदलाव हो जाएगा। अब ये देखते हैं राजकोषीय उपाय क्या, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो राजकोषीय उपाय में क्या है कि जैसे कि नक्सलियों के वित्त पोषण को मॉनिटर किया जाए कि वो बाहरी फंडिंग तो नहीं आ रहा, फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, और या फिर अवैध तरीका तो नहीं है, कोई अवैध तरीका, अन्य अवैध तरीका। जैसे क्या करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में देखेंगे लेवी नाम का एक कर लगाते हैं, टैक्स।
किससे? तो आदिवासी जहां पर प्रभुत्व शामिल है, आदिवासियों का जहां प्रभुत्व आदिवासियों माफ कीजिएगा, जहां पर नक्सलियों का प्रभुत्व है, उग्रवादियों का प्रभुत्व है, वो क्या करते हैं कि वहां के जो बिजनेसमैन हैं या बड़े कारोबारी हैं या फिर धनवान लोग हैं, चाहे जिस भी तरह से हो, उनसे क्या करते हैं, एक लेवी टैक्स वसूलते हैं और उससे ही अपने संगठन का फंडिंग करते हैं और अपना जीवनचर्या चलाते हैं। मेनली एक पेमेंट सिस्टम अपना कर लिए हैं और उसके बदले में दावा करते हैं कि हम सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। और सुरक्षा किससे? उन्हीं से सुरक्षा। ठीक है, तो ये तरीका एक अपनाते हैं। पैरेलल कह लीजिए कि गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, सरकार तो टैक्स लेती ही है, ये पैरेलली टैक्स ये खुद भी लेते हैं कि अपने भी जीवन चला सकें और संगठन को भी चलाया जा सके। तो इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इनको किसी तरह का भी मिल जाता है, अगर पैसा मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि नुकसान करेंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो फिर ये कंट्रोल नियंत्रण में आ जाते हैं। साथ ही वहाँ के रोजगार, जो वहाँ के युवा हैं उनके रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, तो वो खुद इंगेज हो जाएंगे काम में, तो वो खुद इसको नकार देंगे, उग्रवाद के विचार को नकार देंगे कि उनका जीवन अच्छे से चल रहा है, जिससे कि उनको आधार नहीं मिल सकता है कि करें। देखिए कैसे तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, तकनीक के प्रयोग से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो तकनीक के माध्यम से ये ड्रोन है, चूंकि जंगल एकदम बीहड़ बीहड़ होते हैं, हर जगह जाना संभव नहीं होता है और जाने में खतरा भी रहता है, तो उसको दूर से ही मॉनिटर ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो दिन रात में भी मॉनिटर कर सकता है। तो इसको ऐसे रणनीतिक जगह पर, ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, रणनीतिक जगह पर इंस्टॉल किया जा सकता है जहां मूवमेंट हो उग्रवादियों को, जहां से उनका नियंत्रण किया जा सके। ये मिनी ट्रैकर है, मिनी ट्रैकर का इस्तेमाल करके ट्रैक किया जा सकता है कौन कहाँ कैसे जा रहा है, चाहे वो मुखबिर हो या फिर कोई उग्रवादी पकड़ा जाए उसको, या कोई गाड़ी हो, उसके माध्यम से ट्रैक करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और ये सैटेलाइट देख पाएंगे, सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैमरा है, ये रडार सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल हमला या कुछ भी होता है तो इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंफ्रारेड कैमरा है, इसके माध्यम से अगर रात में भी सिर्फ टेम्परेचर के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कोई व्यक्ति है या नहीं है, और उसको वहीं पर नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल हो भी रहा है और इसको और बढ़ाने का और उन्नत करने की ज़रूरत है। इन सारे तकनीकों को, उपायों को अपनाने के बाद से सरकार इतने सारे उपाय कर रही, ठीक है, इतने सारे उपाय कर रही है अभी वर्तमान में। तो इन सारे उपायों के बाद क्या परिवर्तन आया है? देखिए परिवर्तन ये है कि यहाँ पर इसको देखते हैं, आंकड़े क्या है कि 2009 में आप देखेंगे कि ये स्लाइड में 2258 जो वायलेंस इंसिडेंट हुए थे, जो घटनाक्रम हुए थे, हिंसा की घटनाएं हुई थी 2009 में 2258 घटनाएं हुई थी। और वही 2021 में क्या हुआ, एक घट कर 509 हो गई। और टोटल कितना घटा है? तो 77% यानी कि 77% घट चुका है घटनाएं 2009 से 21 के दरमियान, लगभग 12 सालों में। वहीं ये जो उग्रवाद प्रभावित वायलेंस था, डिस्ट्रिक्ट जिले थे, 2010 में कितने थे? 96 जिले थे। भारत के 96 जिले जो थे 2010 में उग्रवाद से प्रभावित थे, वो 52% के डिक्लाइन हुआ है, घटा है। और 2021 में कितने बचे हैं? सिर्फ 46 जिले मात्र बचे हैं 2021 में। और उसी के साथ साथ अगर मृत्यु की बात करा जाए तो मृत्यु क्या है? तो 2010 में 1005 मृत्यु हुई है, डेथ्स हुई हैं सिर्फ उग्रवाद के माध्यम से, और 2021 में वो घटकर 147 हो गया है, जो 85% डिक्लाइन को दिखाता है। इतने सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास और जन जागरूकता के माध्यम से खुद। ये आप एक मैप इसमें भी देखेंगे, ये जो रेड एरिया है वो हाईली अफेक्टेड एरिया को दिखाता है, कि जैसे हाईली अफेक्टेड में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, ये कांकेर का मेनली एरिया, बस्तर और दंतेवाड़ा का क्षेत्र जो है ये काफ़ी अफेक्टेड है। और ये झारखंड का, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, तो ये काफ़ी अफेक्टेड दिखा रहा है। वहीं ये जो ऑरेंज लाइन में है ये मध्यम मॉडरेट अफेक्टेड है, इसमें कम है उसके अपेक्षा, जबकि ग्रीन है बहुत छिटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं। तो ये श्रिंक हो गया है, जबकि यहाँ से लगातार ये जो क्षेत्र हुआ करता था
ये पूरी तरह से रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। तो रेड कॉरिडोर हुआ करता था जो कि अब धीरे धीरे सिंक कर रहा है। अब ये यहाँ पर मेनली देखेंगे कि ज़्यादा ये कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गया है छत्तीसगढ़ के एरिया में। और अन्य उपाय क्या क्या किए गए हैं सरकार द्वारा? तो ब्लैक पैंथर एक लड़ाकू बल का गठन किया गया है। ये बल क्या है? स्पेशली है किसके लिए? तो नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए। ये ट्रेंड ही इसीलिए किया जाता है कि जंगल में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए किसी भी चीज को, और जंगल के आबो हवा से वाकिफ हो, नक्सलियों के आबो हवा से वाकिफ हो, और नक्सलियों को कंट्रोल करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सके। वैसे ट्रेंड किया जाता है इनको, ब्लैक पैंथर्स को। बस्तरिया बटालियन क्या है? तो जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी लोग हैं बस्तर क्षेत्र, बस्तर के आसपास के एरिया के, चाहे वो मेन हो गए या वुमेन हो गए, लड़के या लड़के कोई भी हो गए, इन्हें शामिल किया जाता है बस्तरिया बटालियन में। इनको सेना में शामिल किया जाता है क्योंकि ये उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र में नक्सलवाद का, उग्रवाद का ज़्यादा घटनाएं, उग्रवाद की ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो वहाँ के वो जंगल, पहाड़, हर वो आबो हवा, हर वो स्थिति से वाकिफ़ है जो नक्सली डालते हैं, नक्सली रहते हैं जिस चीज़ में, जैसे गुर्ला वारफेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ही शामिल कर लिया जाए जिससे कि आसानी हो उनको नियंत्रित करने में। ये आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति कर रही है, जिसके माध्यम से सरकारें क्या करती हैं कि तरह तरह का नौकरी का प्रलोभन देती हैं, धन का प्रलोभन देती हैं। पुनर्वास के में नौकरी कई बार तो पुलिस की ही नौकरी दी जाती है क्योंकि वो वाकिफ है अपने लोगों से, अपने कार्य प्रणाली से। तो पुलिस की नौकरी के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है जिससे उसकी आजीविका भी सुनिश्चित होती है, अब समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसका योगदान भी काफ़ी अच्छा हो जाता है समाज को लेके और नक्सलवाद को समाप्त करने में। मीडिया रणनीति को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाया जा सकता है ना, जागरूकता फैलाया जा सकता है। और जो जितने भी पहलू हैं जिसको लेकर ये उग्रवादी अपने विचारों को फैलाते हैं, इन विचारों को कॉन्ट्राडिक्टरी बता के और जागरूकता फैलाया जा सकता है और जनता को अवेयर किया जा सकता है। ये देखिए, ये भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के, और राजनाथ सिंह जी ये एंटी सर्जेंसी का ऑपरेशन के लिए, एंटी सर्जेंसी अगेंस्ट नक्सल के लिए ये ब्लैक पैंथर का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ये लोग। और यही ब्लैक पैंथर है ग्रुप। और इसमें देखिएगा कि बटालियन है ये बस्तरिया बटालियन के, जिसमें मैन वुमेन सब है शामिल। और इन सब सारे कदम उठाए गए हैं, ये सारे कदम उठाए गए हैं और बहुत सारा कंट्रोल भी किया जा चुका है, बहुत कंट्रोल भी हुआ है इन तमाम घटनाओं में। लेकिन इसके साथ देखा जाए कि अभी भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि कांकेर क्षेत्र का अभी हाल ही का घटना देखा जाए, घटनाएं अभी भी हो रही हैं। तो उसको और बेहतर करने के लिए, इन तमाम उपायों को और बेहतर करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उसको आगे देखते हैं। तो जो भावी कदम है वो कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो जो बुनियादी ढांचे नीतिगत स्तर पे हैं कि बुनियादी ढांचे को ठीक किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसको मिशन मोड पे बहुत तेजी से कार्य करने की जरूरत है। ठीक है, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। झारखंड का क्षेत्र है पलामू का एरिया, वहाँ पर काफ़ी नक्सलाइट मूवमेंट ज़्यादा होता है, नक्सली प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो एक सड़क बन रही थी, तो सड़क बनने में जो जेसीबी लगा होता है या फिर रोलर लगा होता है, जिसको बोल सकते हैं टमटम बोलते हैं हिंदी में, तो वो सारे मतलब गाड़ियाँ लगे हुए थे, सारे तंत्र लगे हुए थे। तो रात के समय में क्या करते हैं नक्सली कि उसमें बम फेंक के उसको जला देते हैं, सारे तहस नहस कर देते हैं। तो सरकार क्या करती है कि जो कार्य 3 से 4 महीने का था उसमें इस कदर तेज लाती है, इतना फोर्स लेके आ जाती है और इतने ज़्यादा तंत्र, इतने ज़्यादा इंफ्रा की सामग्री लेते आती है कि वो जो 3 महीने का काम था उसको करीब 20 दिन में कंप्लीट कर देती है। और आज जाएंगे उस क्षेत्र में तो एकदम मक्खन की तरह रोड मिलेगा, एकदम सबसे सही। तो ये जैसा कि कहा जाता है ना कि शासन में अडंगा डालते हैं, तो इन्होंने अडंगा डालने की कोशिश करी थी उस क्षेत्र में। तो वैसे बुनियादी जो ढांचे हैं उसको
तेजी से विकास करने की जरूरत है। वन अधिकार का संरक्षण, यानी कि जो वन कानून ऐसे बनने चाहिए, ऐसे नियम आने चाहिए जिसके माध्यम से वनों का संरक्षण तो हो ही, साथ ही साथ जो आदिवासी हैं, जो उस पर निर्भर समुदाय है, उसके हितों की भी रक्षा की जा सके। तो वन अधिकार ऐसे होने चाहिए, वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो और उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक संवाद के माध्यम, अब नक्सलियों को ये समझ लेना होगा, उग्रवादियों को समझ लेना होगा कि इतने लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन से कोई हल नहीं निकला तो आगे भी नहीं निकलेगा। तो एकमात्र साधन विकल्प बचता है कि वो इस राह को त्यागे, छोड़े और संवाद स्थापित करें। जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकारें हैं, उनसे संवाद स्थापित करें और एक बेहतर मार्ग खोलें जिसके माध्यम से उनका भी जीवन बेहतर हो सके और उनके साथ जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग जंगल तक सीमित हैं, वो भी अपने आप को उससे मुक्त पाएं और जीवन स्तर को बेहतर कर पाएं। सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के, केंद्र और राज्य, ऐसे नियम कानून बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिसके माध्यम से दोनों का बेहतरी हो सके, है ना। कोई भी कार्यक्रम लाते हैं, कोई भी योजनाएं लाते हैं तो राज्यों की सहभागिता होनी चाहिए, राज्यों को हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और ये वन अधिकार में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, वन अधिकार में एक पेशा कानून है जिसमें पंचायतों को, है ना, वनों से संबंधित निर्णय, वन संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है, जिससे इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और क्या होता है कि वन का संरक्षण भी बेहतर तरीके से हो पाता है और उनको ये भी फील नहीं होता कि उनके अधिकार सीमित हो रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पंचायत ही उन जगहों का, उन संसाधनों का कंट्रोल करती है, रखती है अपने पास। तो ये पेशा कानून को भी ध्यान में रखा जा सकता है। वित्तीय सशक्तिकरण में सेम वही, रोजगार के साधन ठीक किए जाने चाहिए, ठीक है। कौशल विकास में, कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए जिससे रोजगार ऑब्वियस सी बात है मिलेगी, तो वित्तीय सशक्तिकरण होगा जिसके कारण से गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो वो विचार भी कमजोर पड़ेगा, जिस विचार के इन्फ्लुएंस में पढ़कर हथियार उठा लेते हैं, है ना। मीडिया के माध्यम से जागरूकता और भी बेहतर तरीके से मास लेवल पर मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना होगा, बताना होगा। सर्वोत्तम प्रथाओं का, जो आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं, अगल बगल जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे उससे सीख लिया जाए और उनका अनुकरण करते हुए बेहतर राह पे पहुंचा जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण है, ये है IAS ऑफिसर एक हैं जिनका नाम है सौरभ कुमार, दंतेवाड़ा क्षेत्र में थे ये कार्यरत वहाँ पर। तो उन्होंने एक क्या किया था कि एक लंच डेट प्लान करते थे, हफ्ते में एक दिन, शायद वो बुधवार था, ठीक है, हफ्ते में एक दिन क्या करते थे, दंतेवाड़ा क्षेत्र में जा करके बच्चों के साथ एक लंच प्रोग्राम, यानी कि दोपहर के खाना का प्रोग्राम करते थे और वहाँ पर वो क्या करते थे, उनको गाइड करते थे, करियर काउंसलिंग करते थे उनका। ये 2009 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। और देखिए, हेल्पिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th मेक द राइट करियर चॉइस एंड नॉट गो डाउन द पाथ ऑफ वायलेंस। हिंसा को छोड़ देने के लिए कहते हैं कि नहीं जाएं और करियर काउंसलिंग करते हैं और उनके साथ वो लंच करते हैं कलेक्टर साहब जी, और 2 घंटे में करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे क्या दिखता है कि जो सरकारी तंत्र है वो आदिवासियों से, वो वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाती है, जुड़ती है, तो लोगों को लगता है कि वो हमारे हैं और उससे वो जुड़ पाते हैं, है ना। तो ये ऐसी प्रथा एक एग्जाम्पल है, इसको आगे भविष्य में अपनाया जा सकता है और बृहद लेवल पर जो भी वहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे नए नए नवाचार कर सकते हैं अपनी योजनाओं को और अपने बातों को वहाँ के आम लोगों तक पहुँचाने के लिए। साथ ही साथ एक संदेश प्रखंड है बिहार में, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ के लोगों ने क्या एक इनिशिएटिव क्या लिया, वहाँ के जो जागरूक व्यक्ति थे, समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या प्रोग्राम किया कि उन्होंने वहाँ पर जो पंचायत चुनाव है वो करवा दिए। पंचायत चुनाव के माध्यम से जो चुन के व्यक्ति आया वो ठीक ठाक काम करने लगा, क्योंकि उन्हीं लोगों में से चुन के आया था। और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो
स्टीरियोटाइप बना हुआ है, रूढ़िवाद बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है कि सरकारें हमारे लिए काम नहीं करती हैं और उनको हिंसा के माध्यम से काम के लिए प्रेरित किया जा सकता है या फिर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया जा सकता है, उसको बहुत चोट पहुंची, इस विचार को चोट पहुंची। और क्या हुआ कि लोग जो माओवादी विचारधारा के लोग थे, नक्सलवादी विचारधारा के लोग थे, उनसे आम लोग अपने आप को दूर करने लगे। ठीक है, तो ये जो माओवादी विचार के लोग थे वो अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगे, अलग थलग महसूस करें, उनका प्रभाव कम हो गया। अब प्रभाव कम हुआ तो ये लोग भी ये राह छोड़ कर कृषि में आ गए और आम जनजीवन जीने लगे, आम जनता के रूप में जीने लगे। ठीक है, तो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल थे कि कैसे हम अलग सर्वोत्तम प्रथाओं, अलग प्रथाओं का इस्तेमाल करके, नवाचार करके, इनोवेशन करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और एक अच्छे निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों लगभग हमने सारा टॉपिक, सारे पॉइंट्स को कवर किया है इसके माध्यम से। ठीक है, तो इसको कंक्लूड अगर किया जाए तो नक्सलियों को भी समझना होगा इस बात को कि कोई राह नहीं बचता है उनके सामने, उन्हें हिंसा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है ना, गांधी जी का कोट है कि अगर आंख के बदले आंख लिया जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर हथियार से का जवाब हथियार से अगर दिया जाए, तब जाति अगर हुई थी और उसका अगर आज भी वैसे ही विरोध हो, वैसे ही हथियार के माध्यम से किया जाए तो उचित नहीं होगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य तो ऐसा हो गया है कि जो नक्सली हैं, जो उग्रवादी हैं, वो उसको आंदोलन को, भूमिका को छोड़ के, आंदोलन के रूप को छोड़ के वो अपने वर्तमान समय में सिर्फ अपने जेब भरने के लिए और अपने रोजगार का साधन मान चुके हैं। और ये जानबूझ के अपने लोगों का विकास नहीं होना देना चाहते हैं, उस समुदाय, उस क्षेत्र का विकास नहीं होना देना चाहते हैं। क्योंकि अगर उस क्षेत्र का विकास हो जाता है, उस समुदाय का विकास हो जाता है तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जानबूझकर भी ऐसे अडंगा डालते हैं, विकास नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।